हम अपनी क्लासेस में बात कर रहे थे डिज़ास्टर्स की, यानी हैज़ार्ड्स की और डिज़ास्टर की। पिछली क्लास में हमने बात की अर्थक्वेक की, सुनामी की, और उसी क्रम में आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एक और हैज़ार्ड पे जिसका इफेक्ट बहुत डिज़ास्टर्स है। हमें इस पूरे सेक्शन में जो हैज़ार्ड्स हैं उनकी हैज़ार्डियस कंडीशन और उनके स्ट्रक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है उसके इम्पैक्ट्स को, ठीक है। बिकॉज हमारा जो एम है वो, या जो गोल है, या जो थीम है, वो थीम है हमको डिजास्टर पढ़ने की, उसके मिटिगेशन के लिए क्या किया जाए, ये प्रॉब्लम, यही हमारा सीन होना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी जब आप सुनते हैं कि ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, विस्फोट हुआ, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, एक ही सीन आपकी आंखों के सामने आता है, वो जलते हुए पत्थर और गैसें लगातार निकलते हुए। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीसीएस एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में इकोलॉजी एनवायरनमेंट का सेक्शन। मैं हूं गौरव त्रिपाठी। डिजास्टर और हैज़ार्ड का ये सेक्शन, यानी यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का सेक्शन, इस सेक्शन में हम अभी तक पढ़ चुके हैं एनवायरनमेंट एंड मैन, हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, हम पढ़ चुके हैं पोल्यूटेंट, हम पढ़ चुके हैं पोल्यूशन, हम पढ़ चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और उसी क्रम में अब हम पढ़ रहे हैं डिजास्टर एंड हम पढ़ रहे हैं हैज़ार्ड्स एंड डिजास्टर, ठीक है। उसी में हम ये पढ़ चुके हैं कि डिजास्टर किस तरीके से डिवाइड किया हमने, एक बार अभी हम करके देखेंगे। फिर उसी क्रम में हमने वोल्केनो अब पढ़ेंगे, हम अर्थक्वेक, सुनामी हम पढ़ चुके हैं, राइट। देखिए जो टॉपिक हमारा है वो है नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड डिजास्टर, ठीक है। प्राकृतिक प्रकोप तथा आपदाएं, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। हैज़ार्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, यानी एक उनकी ओरिजिन प्लेस के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी उत्पत्ति स्थान के आधार पर हमने हैज़ार्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया है उसको देखते हैं। जो दो पार्ट में डिवीजन है इनका, उसको हमने एंडोजेनेटिक प्रोसेस, यानी अंतर्जात प्रक्रम से, और एक्सोजेनेटिक यानी बहिर्जात प्रक्रम से। अंतर्जात प्रक्रम में यानी धरातल के अंदर जो प्रक्रिया से हैज़ार्ड्स जन्म लेते हैं, उनमें हमने पहला पढ़ा अर्थक्वेक, यानी भूकंप, उसी के साथ सुनामी और वोल्केनो। ये अंतर्जात प्रक्रिया से। बहिर्जात प्रक्रिया में मेन है साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट, लैंडस्लाइड, और एक और इंपॉर्टेंट है वो है ग्लेशियल साइट। हम अर्थक्वेक पढ़ चुके, सुनामी पढ़ चुके, अब हम आ रहे हैं वोल्केनो पे, राइट। अब मैं इसको इरेज करता हूं, आप लिख सकते हैं।
वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। ठीक, एक फिगर के माध्यम से हम ये समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी क्या है। देखिए, ज्वालामुखी ये है पृथ्वी का अंदर का भाग, और यहां पे एक एरिया आता है लगभग 100 to 200 किलोमीटर डेप्थ में, गहराई में, जिसे हम जैसे कहते हैं मैग्मा चैम्बर। इस मैग्मा चैम्बर से लगातार उमड़ता घुमड़ता हुआ मैग्मा जो लिक्विड फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म के साथ, वो उसमें घुमड़ता रहता है और ये ऊपर की तरफ मूव करता रहता है। जहां पे इसे एक कमजोर धरातल मिलता है, वहां से ये मैग्मा along with gases, some dust, smoke, minerals के साथ और कुछ सॉलिड पार्ट्स के साथ निकलने की कोशिश करता है। अर्थक्वेक और वोल्केनो ये दोनों ही क्रस्ट के या पृथ्वी के कमजोर क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। पृथ्वी के कमजोर क्षेत्रों का मतलब है जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हों, एक दूसरे के पास आ रही हों, एक दूसरे के सामने सामने खिसक रही हों, या वहां पर कोई भ्रंश हो या दरार हो। ये सारे क्षेत्र क्रस्ट के कमजोर क्षेत्र कहलाते हैं, वीक एरिया कहलाते हैं। एंड वोल्केनो एंड अर्थक्वेक्स आर रिलेटेड टू दीज वीकर जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी क्रस्ट के वीकर जोन से रिलेटेड होते हैं। तो मैग्मा चैम्बर से क्या होता है, मैग्मा ऊपर की तरफ पुल होता है और ये ऊपर की तरफ पुल हुआ मैग्मा कमजोर धरातल के मिलते ही बाहर की तरफ निकल आता है। ठीक, अभी जो मैं फिगर बना रहा हूं इसके अकॉर्डिंग आपको एक ऊंचा भाग दिखाई पड़ रहा है और एक नली दिखाई पड़ेगी आपको, यानी ये पूरा का पूरा जो इरप्शन होता है वो एक नली के थ्रू होता है, एक पाइप के थ्रू होता है। ठीक, ये देखिए इसका संबंध यहां से मैग्मा ऊपर की तरफ जाता है। अब ये जो हिस्सा है ऊपर का जिसे मुंह कहते हैं हम, वो है क्रेटर। यानी जिसे हम कहते हैं, क्रेटर का मतलब होता है मुख या विवर, हिंदी शब्द है इसका विवर। ठीक, इसे कहते हैं पाइप या नेक या वेंट, ये सब इसके अलग अलग नाम है। यहां पर मैग्मा, और ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे कहते हैं वोल्केनो, माउंटेन, यानी ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है वो दो तरह से होता है। एक जो यहां पर है यानी विस्फोटक प्रवृत्ति का, एक्सप्लोजिव, और दूसरा होता है यानी दरार के माध्यम से। इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता है कि ये एक पाइप के माध्यम से होता है, ऐसा नली, ऐसा वेंट के थ्रू होता है। और दूसरा है कि एक दरार के माध्यम से। किसके माध्यम से? दरार के माध्यम से। तो पाइप और दरार दो तरह के वो कमजोर क्षेत्र होते हैं जिनसे धरातल के नीचे का मैग्मा ऊपर की तरफ निकलता है और ज्वालामुखी क्रिया को, वोल्केनोसिटी को जन्म देता है। पाइप के माध्यम से या एक वेंट या नली के माध्यम से जब इरप्शन होता है तो वहां पर बनता है ज्वालामुखी पर्वत यानी वोल्केनो माउंटेन। ठीक, और जब दरार के माध्यम से होगा तो वहां पर बनेगा प्लेट या कॉन्टिनेंट, महाद्वीप।
मतलब क्रस्ट का निर्माण होगा, ऊपरी परत का निर्माण होगा, सतह का निर्माण होगा, या और आसान भाषा में कहें तो इसे लावा पठार या लावा और उसके अपक्षय और अपर्दन से लावा मैदान का निर्माण होगा। तो ये सब कब होता है? जब एक पतली दरार के माध्यम से, ऐसा पतला दरार होता है, क्रैक होता है, और वहां से लगातार निकल के लावा फैलता रहता है। जितना ही दरार के पास लावा होगा उतना ही लावा की तहें जो हैं वो क्या होंगी? मोटी होंगी, और जितना ही दूर होता जाएगा लावा की तहें उतनी पतली होंगी। भारत में दोनों ही तरह के ज्वालामुखियों का उद्गार हुआ है। आप दक्कन लावा ट्रैप का नाम समझते होंगे, यानी महाराष्ट्र और गुजरात के हिस्सों के ऊपर काली मिट्टी जो है वो ऐसे ही क्रिटेशियस काल में दरारी उद्भेदन का प्रमाण है। अंडमान निकोबार आइलैंड में भी भारत में नारकोंडम और बैरन द्वीप में वॉल्केनो इरप्शन के आइलैंड है, जिसमें जो नारकोंडम है वो भारत का जागृत ज्वालामुखी नहीं है। जागृत ज्वालामुखी कौन है? नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, और जागृत ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड में है। तो ये हमने एक ज्वालामुखी का खाका देखा है कि ज्वालामुखी है क्या। मैग्मा चैम्बर से मैग्मा निकलता है और इस क्रेटर के माध्यम से क्या क्या आता है। अब देखने वाली बात है कि इस वॉल्केनो से निकलने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, हम पदार्थ नोट कर लेते हैं कि कौन कौन से पदार्थ इस ज्वालामुखी से निकलते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, पहला है गैसेस। गैसेस में कौन कौन है? गैसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैसेस में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, मीथेन है। ये सारी गैसें किससे निकलती हैं? ये सारी गैसें इसी ज्वालामुखी उद्गार से निकलती हैं। इसके अलावा गंधक भी निकलता है, और इसके साथ कौन निकलता है? एक तो गैसेस हो गया, दूसरा वाटर वेपर, यानी जलवाष्प, सर्वाधिक मात्रा इसी की है। उसके बाद कौन निकलेगा? उसके बाद स्मोक निकलेगा, धुआं भी होगा इसमें। और कौन निकलेगा? सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में सख्त भाग, सख्त हिस्सा में कौन होगा? बम होगा, ब्रेसिया होगा, लैपिली होगा, टफ होगा। ये सब बम, ब्रेसिया, लैपिली, टफ, ये सब क्या है? आकार के आधार पर निकले हुए ठोस पदार्थ, कंकड़ पत्थर जिसे हम कहते हैं, वो सॉलिड पार्ट में आ गए। स्मोक हो गया, जलवाष्प हो गया, गैस हो गया, और क्या हो गया? और हो गया लावा। एक बात याद रखिए कि जब ये लिक्विड ब्लैक पार्ट जिसे हम लावा कहते हैं, जब ये धरातल के नीचे होगा, सरफेस के नीचे होगा, तो मैग्मा होगा, और जब धरातल के ऊपर आता है तो इसे कहते हैं लावा। ज्वालामुखी से निकलने वाले ये पदार्थ एक लंबे क्षेत्र पर फैल जाते हैं और अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव डालते हैं। हम अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव जो हैं उसकी चर्चा अभी करेंगे। अपनी सक्रियता के आधार पर, इसे नोट कर लीजिए, निकलने वाले पदार्थ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब निकलने वाली गैसेस हैं। ठीक, अब देखिए, अब हम चर्चा करेंगे कि ज्वालामुखी के प्रकार। चर्चा करना बहुत आवश्यक इसलिए है, कोर्स में आपके नहीं है, फिर भी आपको आना चाहिए, इतनी चीजें आएंगी तो अपनी, जैसे ज्वालामुखी के जो विभाजन है वो कई हैं, लेकिन हम एक सरल विभाजन को देखते हैं, यानी उनकी सक्रियता के आधार पर,
सक्रियता के आधार पर, यानी उनकी एक्टिवनेस के आधार पर कौन सा ज्वालामुखी किस तरह एक्टिव है, उस आधार पे हमने ज्वालामुखियों के 3 भाग में विभाजित किया। हमने ज्वालामुखियों को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? पहला जिसे हम कहते हैं जागृत ज्वालामुखी, यानी एक्टिव। दूसरा जिसे हम कहते हैं प्रसुप्त, यानी डॉर्मेंट। और तीसरा ज्वालामुखी जिसे हम कहते हैं शांत, यानी एक्सटिंक्ट। ये ज्वालामुखी अपने उद्गार के अनुसार होते हैं, सक्रियता के आधार पर। पहला ज्वालामुखी है एक्टिव, मतलब जिनसे लगातार लावा, गैस, धुआं, जलवाष्प निकल रहा हो। भूमध्य सागर के ज्वालामुखी जैसे स्ट्रोम्बोली, भूमध्य सागर के ज्वालामुखी जैसे स्ट्रोम्बोली। इसके अलावा पीलियन तुल्य ज्वालामुखी जो मार्टिनिक आइलैंड पे है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। भारत का जग सक्रिय ज्वालामुखी यानी जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है, जिसे बैरन आइलैंड कहते हैं, ये सब किसके उदाहरण हैं? मार्टिनिक द्वीप का माउंट पीली, स्ट्रोम्बोली, भारत में अंडमान निकोबार में स्थित। मैं बार बार अंडमान निकोबार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ये बात याद हो कि ये है कहां। ठीक है, तो भारत के अंडमान निकोबार में स्थित कौन सा ज्वालामुखी? अभी मैंने बताया है, हाँ, भारत के अंडमान निकोबार में स्थित देखिए 2 ज्वालामुखी वहां पे हैं। ठीक है, उन दोनों में एक ही सक्रिय है, एक ही एक्टिव है। तो कौन सा एक्टिव है और कौन सा एक्सटिंक्ट है? कौन सा एक्टिव, कौन सा एक्सटिंक्ट है? नीचे कमेंट करके इसका आंसर बताइए, मैं भी बता चुका हूं। ठीक, तो ये सब क्या है? ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब इनमें अभी भी उद्गार हो रहा है। फिर दूसरा टाइप क्या है? ऐसे ज्वालामुखी जिन्हें हम डॉर्मेंट कहते हैं, प्रसुप्त। डॉर्मेंट का मतलब होता है काफी समय से इनमें उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन धरातल के नीचे की स्थिति इनसे निकलते हुए या इसके ऊपर जो सतह होती है वहां से किए हुए अध्ययनों, धरातल के नीचे की स्थिति और तमाम आसपास के क्षेत्रों या उस विशेष क्षेत्र की टेक्टोनिक जो संबंध है उसको देखते हुए इसके बारे में यह अनुमान लगाया जाता है कि ये ज्वालामुखी कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। फ्यूजियामा, वेसुवियस, क्राकाटाओ ऐसे ही ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं। फ्यूजियामा, क्राकाटाओ और वेसुवियस कहां कहां पे हैं? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि फ्यूजियामा, क्राकाटाओ और वेसुवियस कहां पे हैं। ठीक है, फिर जो तीसरा टाइप का ज्वालामुखी है जिसे हम एक्सटिंक्ट कहते हैं, मतलब जो अब ना तो उद्गार हो रहा है ना भविष्य में इनसे किसी भी उद्गार की संभावनाएं हैं, ऐसे ज्वालामुखी कहलाते हैं एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। जैसे माउंट पोपा, देवमंद, कोह सुल्तान, ये सब कैसे हैं? ये सब एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी हैं। तो माउंट पोपा, देवमंद, कोह सुल्तान, ये सब ज्वालामुखी तीनों कहाँ हैं? माउंट पोपा, देवमंद, कोह सुल्तान कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना सबसे ज्यादा रहती है। वो ये कि ज्वालामुखी का क्या इंपैक्ट है, प्रभाव क्या है? ज्वालामुखी का प्रभाव यानी वोल्केनो एक्टिविटी इंपैक्ट, यानी ज्वालामुखी की जो एक्टिविटी है उसका इंपैक्ट क्या है। इंपैक्ट आप समझ सकते हैं, लेकिन उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पहला एडवांटेज, दूसरा
लॉस। यानी इसका एडवांटेज क्या है, इसका लॉस क्या है। तो पहले हम चर्चा करते हैं इसका एडवांटेज क्या है। आपको मैंने अभी बताया कि ज्वालामुखी के उद्गार से दो तरह की स्थितियां बनती हैं, एक माउंटेन बन जाता है, दूसरा प्लेन लावा पठार बनता है। तो जब जब ये स्थिति बनेगी वॉल्केनिक एक्टिविटी की या वॉल्केनोसिटी की या वॉल्केनिक एक्टिविज्म की, तब वहां स्थितियां क्या होगी, बहुत भारी मात्रा में लावा बहुत लंबे क्षेत्र पर पहुंच जाता है। और जिस तरीके से भारत में दक्कन ट्रैप में महाराष्ट्र के ऊपर क्या बना हुआ है, महाराष्ट्र के ऊपर एक ब्लैक साइल आज बन गई है, वो पहले ब्लैक साइल नहीं थी, वो पहले बेसाल्ट टाइप का लावा था। बाद में वहां पर वेदरिंग और इरोजन से एक मिट्टी का निर्माण हुआ जिसे हम ब्लैक साइल कहते हैं। इट मीन्स द लावा मे बी या कैन बी, द लावा इज अ फर्टाइल पार्ट कमिंग फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन, जो वॉल्केनिक इरप्शन से आता है और एक फर्टाइल लैंड का निर्माण करता है। तो एडवांटेज है। दूसरा ये कि इसी ज्वालामुखी से जब उद्गार हो जाता है तो गर्म जल के स्रोत निकलते हैं। ठीक, तो वो जो गर्म जल के स्रोत होते हैं उन्हें इकट्ठा करके हम क्या बना सकते हैं, उन्हें इकट्ठा करके हम एनर्जी बना सकते हैं। तीसरा, बहुत सारे मेटेलिक मिनरल, सोना, चांदी, तांबा, ये भी कभी कभी उद्गार के साथ धरातल से सतह बीच में रहते हैं। अगर वो कमजोर क्षेत्र है तो उनको उड़ाते हुए वो सभी बाहर निकल आते हैं। गंधक भी मिलता है जिसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जब कोई भी क्षेत्र लावा का क्षेत्र हो जाता है तो या पहाड़ या पठार वहां बन जाते हैं तो क्या होता है एडवांटेज का, टूरिज्म भी वहां पर डेवलप हो जाता है। मतलब कि क्या, पर्यटन की सुविधा, तो उत्पादक क्षेत्र बन जाता है वहां पर टूरिज्म की सुविधा हो जाती है कि भाई आप घूमने जाएंगे। फिर उसके बाद लावा क्षेत्र में मिनरल्स निकलते हैं, कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं जिनका यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसे मैटर निकलते हैं यूज कर सकते हैं। फिर जैसे ये वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान ही वहां से कुछ गैसेस निकलती हैं जिसका उपयोग करते हैं और क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। आपको मैं बताऊं, ये जो ऊपर क्रेटर है ना, जब कभी वॉल्केनिक इरप्शन खत्म हो जाता है तो इस क्षेत्र में वर्षा का जल, रेन का जल क्या होता है, भर जाता है। क्यों? क्योंकि लावा के मैग्मा के निकलने में जो पाइप होती है, इस पाइप में यहीं से निकला हुआ लावा जम जाता है। ठीक, और जब ये लावा नीचे की तरफ से जम जाए तो क्या होता है, इसे कहते हैं लावा डॉट। लावा डॉट अगर जम जाए तो ऊपर का हिस्सा जो इस तरीके से गहरा हो जाता है वहां पे वर्षा का जल भर जाता है, जिसे हम कहते हैं क्रेटर लेक। लोनार झील और यूएसए की क्रेटर झील इसी के उदाहरण है। तो क्या होता है, क्रेटर झील बनने की ये भी एक एडवांटेज हो गया। ये तो हो गया कि हमें वहां से कुछ मिल रहा है, डायरेक्ट रिजल्ट। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट भी इसके एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेज? जैसे ज्वालामुखी प्रक्रिया जब होती है ना सॉरी, ज्वालामुखी प्रक्रिया इस पूरे क्षेत्र में एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करती है, सेफ्टी वॉल्व की तरह। इसलिए क्योंकि ज्वालामुखियों के उद्गार होते रहने से या उद्गार से हमें धरातल के अंदर की बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, जिससे हम वॉल्केनिक इरप्शन के कारण आने वाले किसी हैजार्ड से बच सकते हैं, जैसे उस क्षेत्र में आने वाला भूकंप। तो ये क्या करता है, ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। इससे निकलने वाले लावा की स्टडी की जाए तो हम पृथ्वी तथा उसकी आंतरिक संरचना के बारे में जानकारियां इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा ये ज्वालामुखी मिनरल्स, सॉइल्स, गैसेस, मेटल्स, ये सारी चीजें देता ही है। तो ये क्या हुआ, ये इसका एडवांटेज हुआ। फिर दूसरा क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। जब भारी मात्रा में गर्म तप्त लावा निकलता है तो अगर उसके आसपास कोई जंगल है तो पहले तो वो जंगल यानी वो वेजिटेशन, वो फर्टिलिटी वहां की लॉस हो जाती है। फ्लोरा फ्यूना जो भी होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो लॉस ऑफ स्पेशीज, प्रजातियों का नुकसान, चाहे वो वनस्पतियों की हो या वो जीव जंतुओं की हो। उसके बाद क्या दूसरा उदाहरण है कि लैंड फॉर्म चेंज हो जाता है। मान लिया किसी क्षेत्र में
बराबर की स्थिति थी, मैदान था, तभी वहां पर ज्वालामुखी का उद्गार हो गया। अगर वो पाइप से होता है यानी टाइप 1 टाइप, तो वॉल्केनो माउंटेन बन जाता है, यानी जहां मैदान था पर्वत हो गया। और अगर वहां पर प्लेट्यू है तो पता लगा कि प्लेट्यू के ऊपर पीक बन गई, माउंटेन बन गया। कभी कभी ऐसा है कि वो इलाका वो प्लेन था और वहां पर दरारी उद्भेदन के कारण किसका निर्माण हो गया, प्लेट्यू का निर्माण हो गया, यानी पठारों का निर्माण हो गया। तो ये क्या करते हैं, लैंड फॉर्म को चेंज कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इससे निकलने वाली गैसेस जो होती हैं वो गैसियस पॉल्यूटेंट के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब क्या करती हैं, वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती हैं। फिर बहुत ज्यादा धूल के कण एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो उसके साथ प्रॉब्लम होती है कि वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं और वर्षा के साथ भूमि पर आते हैं। और जब वर्षा के साथ भूमि पर आते हैं तो ये पत्तियों के रूप में क्या होता है, टफ और धूल जो होती है वो सब जम जाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस ब्रेक हो जाता है और पौधे डेड हो जाते हैं। तो बहुत सारी पौधों की प्रजातियां इस तरह भी खत्म होती हैं। फिर एग्रीकल्चरल लैंड, अगर गर्म लावा आके बिछ गया कहीं पर और वो पूरा एग्रीकल्चरल लैंड वो तुरंत के प्रोसेस से क्या हो जाएगा, वो तुरंत के प्रोसेस से अनफर्टाइल हो जाएगा। वो तो बहुत बाद की बात है कि एक हजारों वर्षों की प्रक्रिया के दौरान होने वाले अपक्षय और अपर्दन से क्या होगा, अपक्षय और अपर्दन से तब मृदा का निर्माण होगा। लेकिन त्वरित रूप से क्या है, त्वरित रूप से उस एग्रीकल्चरल लैंड जो प्रोडक्टिव थी वो अनप्रोडक्टिव हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर किसी शहर के आसपास क्षेत्र में वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो ह्यूमन और एनिमल दोनों लाइफ को बहुत खतरा रहता है, भारी मात्रा में जनहानि होती है। फिर वेल्थ की हानि, यानी भारी मात्रा में हमें हानि होती है, किसकी, पैसों की भी हानि होती है। भाई हमारी वेल्थ चली जाती है, घर चला गया, खेत चला गया, तो क्या हुआ, वेल्थ की नुकसान हुई ही। तो ये सब क्या है, ये सब डिसएडवांटेजेस हैं, लॉसेस हैं। एक चीज और, अगर तेजी से विस्फोट होता है यानी पाइप टाइप का इरप्शन होता है और दूसरी बार जब लावा डॉट हो जाता है तो फिर जब इसको तोड़ के निकलता है लावा तो क्या करता है, एक्सप्लोजन और ज्यादा तेजी से होता है, विस्फोट और करारा होता है और भीषण भूकंप आने की संभावना भी रहती है। इट मींस कि ये भूकंप आने की संभावना भी प्रकट करता है। कौन, वॉल्केनो। अब वॉल्केनो के बारे में लास्ट हम पॉइंट समझते हैं कि ये जो वॉल्केनो का वितरण है, मतलब वॉल्केनो दुनिया में कहां कहां पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं, कल मैंने मतलब पिछले वीडियो में हमने एक फिगर के माध्यम से देखा था कि विश्व में ज्वालामुखी किन किन क्षेत्रों में है। तो वैसे ही हम वॉल्केनो को देखेंगे कि विश्व में जो वॉल्केनो है वो किन किन क्षेत्रों में है। वॉल्केनो देखने के लिए हम एक फिगर का यूज करेंगे और वो फिगर मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। आप एटलस लेके बैठे तो फिगर आपको समझ में आएगा। जिन लोगों ने फिगर देखा है इसके पहले वो बहुत आसानी से समझेंगे, और जिन्होंने फिगर मतलब कभी वो देखे नहीं है तो थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आ जाते हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ठीक। फिर यहीं पर हम बनाते हैं एशिया, ये है जापान का हिस्सा, फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया के बहुत सारे देश, छोटे छोटे टापू आइलैंड। फिर यहीं पर महाद्वीपीय देश ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे न्यूजीलैंड, ठीक। कमचटका पेनिनसुला। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट देखते हैं, यहां पर है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। इसके किनारे
इस पूरे इलाके को कहते हैं हम परिप्रशांत पेटी, यानी पहला जो एरिया हो गया वो क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये क्या है, ये है परिप्रशांत पेटी। विश्व के 80% ज्वालामुखी इसी क्षेत्र से आते हैं, यानी परिप्रशांत क्षेत्र से आते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा आगे बढ़ते हैं हम यहां पे यूरोप, अफ्रीका, यहां पे आएंगे तो हम आपको इंडिया, म्यांमार का हिस्सा, पेनिनसुला प्राय, और फिर ये वही इलाका। ठीक है, यूरोप के बाद यहां पर स्कैंडिनेवियन कंट्री, ये पूरा इलाका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, इंग्लैंड, राइट। यहाँ पे फिर वही अंडमान निकोबार, छोटे छोटे द्वीप समूह, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वही रिंग ऑफ फायर। तो पहला हो गया ये परिप्रशांत मेखला, रिंग ऑफ फायर। दूसरा मैंने आपको बताया था कल भी कि एक ऐसी पेटी है जो क्या है, वो मिड कॉन्टिनेंटल है, मध्य महाद्वीपीय पेटी। फिर ये क्या हो गया, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय, या कह सकते हैं मध्य विश्व पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी या मध्य विश्व पेटी। ठीक, फिर तीसरा यहीं पर अफ्रीका की भ्रंश घाटी, ठीक है, यहां पर भी अफ्रीका की भ्रंश घाटी, और यहीं से एक भाग इधर। तो ये वो क्षेत्र हैं जहां विश्व के ज्यादातर वॉल्केनो आते हैं। पहला क्या हो गया, पहला हो गया परिप्रशांत, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, एंड सेकंड मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, एंड थर्ड अफ्रीकन फॉल्ट बेल्ट, यानी अफ्रीका की भ्रंश घाटी। ये तीन क्षेत्र हैं जो विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। नंबर 1 सबसे ज्यादा 80% यहां, नंबर 2 पे मध्य महाद्वीपीय पेटी, नंबर 3 पे ये। और कहीं पूछा गया कि भारत के ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र किस पेटी में है, तो भारत का ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी में है। किसमें है, मध्य महाद्वीपीय पेटी में। तो वॉल्केनो से होने वाले डिजास्टर इफेक्ट समझ में आया आपको। वॉल्केनो क्या प्रभाव, कैसे होते हैं, कहां से आते हैं। अब हम दूसरे डिजास्टर पे आते हैं, दूसरे पार्ट पे आते हैं हैजार्ड और डिजास्टर के। मैंने एक फिगर ड्रॉ किया था, डिजास्टर के पार्ट बनाए थे, डिजास्टर और हैजार्ड के पार्ट। तो उसमें जो हैजार्ड में पहला पार्ट था वो इंडोजेनेटिक था, और दूसरा पार्ट जो था वो एक्सोजेनेटिक था। इंडोजेनेटिक के जो तीनों पार्ट थे कौन कौन से, अर्थक्वेक वो हमने पढ़ा, उसके तुरंत बाद सुनामी पढ़ा, और उसके तुरंत बाद हमने क्या पढ़ा, वॉल्केनो। ये तीनों हमने खत्म किया है पढ़ के। अब जो हम पढ़ेंगे वो एक्सोजेनेटिक। ठीक, इस एक्सोजेनेटिक में हम क्या पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले पढ़ेंगे चक्रवात यानी वॉल्केनो। फिर इसमें हम क्या पढ़ेंगे, चक्रवात के बाद हम पढ़ेंगे इसमें बाढ़, इसमें हम पढ़ेंगे सूखा यानी ड्रॉट, इसमें हम पढ़ेंगे ओलावृष्टि यानी जिसे हम एवलांच
मेन पढ़ेंगे हम इसे एवलांच, ठीक है, एवलांच भी इसमें पढ़ेंगे, और सूखा, बाढ़, चक्रवात, एवलांच और ताप लहर, ये चीजें हम पढ़ेंगे किसमें, एक्सोजेनेटिक। तो अब जो पार्ट शुरू होगा वो ये पार्ट शुरू होगा, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। देखेंगे क्या कि ऐसे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण या एक्सोजेनेटिक या धरातल के ऊपर आने वाले प्रभाव, मतलब अभी तक हमने क्या देखा कि धरातल के नीचे जो इंपैक्ट हो रहा था, जो प्रोसेस हो रहा था, उसके कारण कौन कौन से हैजार्ड्स आ रहे थे। अब क्या है, अब क्या है, एक्सोजेनेटिक। प्रोसेस, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक असामान्य या असामान्य कहेंगे, या हम कहेंगे इसे ऐसी आकस्मिक, वर्ड ये है सडन, आकस्मिक प्रभाव वाले प्रकोप, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दीर्घकालिक प्रभाव वाले प्रकोप। तो आकस्मिक प्रभाव वाले प्रकोप और दीर्घकालिक प्रभाव वाले प्रकोप। अब आप इस बात को समझिए कि कौन कौन से प्रभाव आकस्मिक होते हैं। आकस्मिक मतलब एकाएक हो गए, आप जान नहीं पाए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइक्लोन, यानी चक्रवात, ठीक। फिर इसके अलावा एकाएक और क्या होता है, चक्रवात के अलावा एकाएक बिजली का गिरना, यह भी एकाएक है, लेकिन संबंधित साइक्लोन से ही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछली जितने भी हमने हैजार्ड्स का स्टडी किया, उन हैजार्ड्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करना शुरू किया था। एक इंडोजेनेटिक हैजार्ड, इंडोजेनेटिक प्रोसेस के कारण होने वाले जो प्रकोप हैं, और दूसरा एक्सोजेनेटिक। तो इंडोजेनेटिक में हमने पढ़ा अर्थक्वेक, इंडोजेनेटिक में पढ़ा हमने वोल्केनो, और इंडोजेनेटिक में हमने एक और जो हैजार्ड था वो पढ़ा, जिसे कहते हैं हम तो सुनामी। अब हम पढ़ेंगे एक्सोजेनेटिक हैजार्ड्स, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। यानी बहिर्जात प्रक्रमों के कारण, बाहरी प्रक्रमों के कारण, और इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं? पार्ट वन, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में पार्ट वन डिवाइड करते हैं, जो से कहते हैं हम आकस्मिक, आकस्मिक प्रभाव उत्पन्न करने वाले, सडन इफेक्ट देने वाले, और दूसरा दीर्घकालिक प्रभाव या संचयी प्रभाव देने वाले, या आकस्मिक प्रभाव देने वाले, या आकस्मिक प्रभाव उत्पन्न करने वाले, या आकस्मिक रूप से उत्पन्न। और इनके लिए क्या लिख सकते हैं कि लंबे समय या अधिक समय
में उत्पन्न होने वाले। एक तरफ हम ऐसे प्रभावों को लेंगे जो आकस्मिक होते हैं, दूसरी तरफ ऐसे प्रभावों को लेंगे जो आकस्मिक न तो प्रभाव देते हैं ना ही आकस्मिक रूप से उत्पन्न होते हैं। तो आकस्मिक प्रभाव वाले में क्या होगा, कौन कौन हो सकता है, कौन हो सकता है आकस्मिक प्रभाव, एकाएक क्या होता है, ऐसे जो धरातल के बाहर होते हैं। उसमें पहला है चक्रवात, चक्रवात यानी साइक्लोन, और दूसरा विद्युत विसर्जन, यानी जब आप लाइट बिजली गिरती है वही है। और संचयी लंबा दीर्घकालिक में कौन है, बाढ़, फ्लड, सूखा, शीतलहर, ताप लहर, ये सब क्या है, ये सब दीर्घकालिक प्रभाव देने वाले हैं, लंबे समय तक प्रभाव देने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम इस डिवीजन के थ्रू पढ़ेंगे। अब इस डिवीजन में पहला चक्रवात यानी साइक्लोन। क्या होता है चक्रवात, चक्रवात में दो शब्द हैं, एक चक्र और दूसरा वात। तो चक्र और वात क्या है चक्रवात, देखते हैं शब्द के अनुसार। चक्र वात यानी साइक्लोन, चक्रवात यानी साइक्लोन। चक्रवात के लिए चक्र मतलब घूमने वाली, वात मतलब हवा, यानी जहां पर हवाओं का चक्राकार मार्ग होता है, सर्कुलर मार्ग होता है, ऐसी हवाओं की दशा चक्रवात कहलाती है। चक्रवात के अगर प्रकार की बात करें तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट। ये दोनों मैंने क्यों मेंशन किया है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, यही समझना है। पहले हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि पृथ्वी में यानी अर्थ सरफेस पे ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, अक्सर हम सुनते हैं इसके बारे में। हम सुनते हैं कर्क रेखा, हम सुनते हैं मकर रेखा, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड और दक्षिण में 23 डिग्री एंड हाफ सदर्न लैटिट्यूड। इसे कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यानी ये जो क्षेत्र होता है ये ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंध होता है। तो इन क्षेत्रों में भूमध्य रेखा को छोड़ करके, यानी इन क्षेत्रों में 5 डिग्री ऊपर भूमध्य रेखा, 5 डिग्री दक्षिण भूमध्य रेखा, इन दोनों क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी क्षेत्रों में आने वाले जो चक्रवात होते हैं उन्हें हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। राइट, फिर हम आते हैं, हम पहुंचते हैं 40 डिग्री के ऊपर, यानी 40 डिग्री ऊपर और 40 और से लेकर के 66 डिग्री एंड हाफ यहां पर एक 40 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। यही चीज यहां पर 40 डिग्री नॉर्दर्न से 66 डिग्री एंड हाफ, इस क्षेत्रों में ठीक आने वाले चक्रवात जो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर ट्रेवल करते हैं क्या कहलाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात।
तो दोनों चक्रवातों का आपको प्लेस पता लग गया कि दोनों चक्रवात कहां कहां पर आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म क्षेत्रों में और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो ठंडा क्षेत्र है 40 डिग्री 50 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के पास। ठीक है, हमें जो पढ़ना है वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ही पढ़ना है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात लंबे समय तक होते हैं, लंबे दूरी में भी ज्यादा होते हैं, लेकिन इनसे वर्षा जो होती है या हवा जो होती है वो इस कदर नहीं होती है कि कोई इससे एकाएक या आकस्मिक बहुत बड़ी दुर्घटना वाला या दुर्घटना से युक्त प्रभाव उत्पन्न हो सके। दैट्स वाई, इसीलिए हमें डिजास्टर के फॉर्म में किसे पढ़ना है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को पढ़ना है, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा डिजास्टरस होता है, कम एरिया पर होता है, 2-3 दिन से पहले की सूचना के अंदर ही ये अपना विभीषण अपना ऐसा रूप धारण कर लेता है कि जिससे जन धन की काफी हानि होती है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को ही हमें स्टडी करना है। ठीक है, चलिए बाकी साइक्लोन के बारे में हम आपको अपने पोर्टल पे एक पूरा वीडियो ही शूट करेंगे, साइक्लोन एक पूरा वीडियो दे देंगे, आप वहां से साइक्लोन के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी ऐसे चक्रवात जो कहां चलते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, लेकिन भूमध्य रेखा पर नहीं। तो चक्रवात में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं ये पूरे विश्व में आते हैं, विश्व के ज्यादातर एरिया में ये दिखाई पड़ते हैं कि जहां जहां कर्क और मकर रेखा होगी वहां वहां इनका प्रभाव होगा, लेकिन फिर भी कुछ सर्टेन एरियाज हैं, कुछ निश्चित क्षेत्र हैं जहां इनका प्रभाव ज्यादा होता है। जैसे कहां पर, भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय तट, अभी अम्फान चक्रवात प्रभाव डाल चुका है। दूसरा, हिंद महासागर, हिंद महासागर इंडियन ओशन का एरिया, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, फिर चौथा प्लेस ये है यूएसए का कैरेबियन आइलैंड, कैरेबियन सी, फ्लोरिडा इंक्लूडेड, यानी फ्लोरिडा कैरेबियन सी का क्षेत्र। उसके अलावा फिफ्थ, जापान, फिलीपींस, चाइना, इंडोनेशिया या चाइना, तो जापान, फिलीपींस, चाइना, इन क्षेत्रों में ये वो क्षेत्र हैं जो विश्व के सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय प्रभावित, उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र हैं। अब एक बार हम रूपरेखा देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऐसे सर्कुलर, गोलाकार, सम दबाव वाली या आइसोबार लाइंस के घेरे होते हैं। ये सम दाब रेखाएं जो होती हैं उनमें बाहर की तरफ जो दाब होता है वो ज्यादा होगा, अंदर की तरफ आने पर जो दाब होगा वो कम होता जाता है। देखिए, तो जब ये दबाव जो है वायुमंडलीय दबाव अंदर की तरफ कम होता जाएगा
तो इसका प्रभाव होगा कि बाहर से केंद्र की तरफ हवाएं चलती हैं। यानी चक्रवात की कंडीशन में क्या होता है, बाहर से केंद्र की तरफ हवाएं चलती हैं और बहुत रैपिडली चलती हैं, बहुत ज्यादा तेजी से चलती हैं। और प्रतिचक्रवात में क्या होता है, ठीक इसके विपरीत स्थिति होती है। वहां बाहर की तरफ जो वायुदाब होता है वो कम होने लगता है और मौसम चक्रवात के विपरीत साफ, स्वच्छ, हवादार, वायुदार, इतना तेज हवा नहीं, हल्की हवा वाला, और आकाश में बादल रहित होता है, वर्षा नहीं होती है। इसमें जब मैंने बीच में एक लाइन खींची है जिसको बता रहा हूं मैं 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा है ये, यहां अब इसमें हवाएं जो होती हैं वो कहां चलेंगी, वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। और जब दक्षिणी गोलार्ध आएगा वहां पर जो चक्रवात में हवाएं होंगी वो क्या होंगी, वो क्लॉकवाइज होंगी। समझ में आया? ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के घूर्णन के कारण चक्रवात में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, ये तो चक्रवात के बारे में सामान्य जानकारी थी। एक जानकारी और, एक फैक्ट आप समझ जाइए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात सीमित क्षेत्र पर होते हैं, कम एरिया पे होते हैं, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर के एरिया पे होते हैं। लेकिन इनका जो सीमित क्षेत्र लेकिन असीमित प्रभाव, यानी इनका इंपैक्ट जो होता है वो असीमित होता है। 80 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर, समटाइम्स मोर देन 200 किलोमीटर, यानी ऐसी हवाएं जो क्या करती हैं, जो सुपर साइक्लोन में तब्दील हो जाती हैं, विनाशकारी प्रभाव प्रदान करती हैं। साइक्लोन के बारे में एक वीडियो हम पूरा शूट करेंगे, पूरा बनाएंगे, एक पूरी क्लास होगी साइक्लोन की। आप वहां साइक्लोन को देख करके विस्तृत परिचर्चा उस पर आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम एक इसके साथ आपको एक पीडीएफ पेज भी देंगे जिस पर थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट साइक्लोन के बारे में भी होगा। फिर असीमित प्रभाव, मतलब इसके प्रभाव जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए तो हम इसको पढ़ रहे हैं, हैजार्ड्स या डिजास्टर के लिए। आइए आप देखते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां कहां किन किन नामों से जाने जाते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत, बांग्लादेश, यानी बंगाल की खाड़ी में, भारत बांग्लादेश में क्या कहते हैं, इनको चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। इन्हीं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं, साथ में फिलीपींस, जापान, चीन में टाइफून कहते हैं। और इन्हीं चक्रवातों को हम जब फ्लोरिडा कोस्ट पे, यानी वेस्ट इंडीज जिसे हम देश कहते हैं, कैरेबियन सागर में, इन्हें हम हैरिकेन कहते हैं। तो हैरिकेन कहें या टाइफून कहें या विली विली कहें, इन सब के, या साइक्लोन कहें, ये सब एक ही हैं। तीव्रता और कुछ छोटी हल्की विशेषताएं इनकी अलग हैं, खैर वो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। अब हम आते हैं कि साइक्लोन के यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्या क्या प्रभाव होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं ये चलते हैं, किसके साथ चलते हैं, आपको एक चीज और मैं बता दूं, याद ही कर लीजिए कि कर्क और मकर रेखा से, ये क्या है, कैंसर, ये क्या है, कैप्रिकॉन। तो कैंसर और कैप्रिकॉन यहां से हवाएं चलती हैं जिन्हें कहते हैं हम नॉर्दर्न ट्रेड विंड और सदर्न ट्रेड विंड। उष्णकटिबंधीय चक्रवात इन्हीं हवाओं के साथ किस दिशा से किस दिशा की तरफ,
इन्हीं हवाओं के साथ ईस्ट टू वेस्ट की तरफ ट्रेवल करते हैं। इसीलिए देखिए जब इंडिया की स्थिति आती है तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो चक्रवात आता है उसकी दिशा क्या होती है, यही तो ईस्ट टू वेस्ट। इसका मतलब क्या, कहीं पे ये चीज पूछी जाए कि इनको जो फोर्स मिलता है वो, या इनके जो ड्राइवर हैं वो कौन है, वो ट्रेड विंड्स हैं। और इनकी एक और खास बात कि कोई भी कोस्ट एरिया है, इट मींस मान लिया ये इंडियन कोस्ट है, ये मान लिया इंडियन कोस्ट है, ठीक है, यहां पे श्रीलंका, इंडियन कोस्ट। अब इस तट में ये कौन सा तट है, इसे कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अगर ये बे ऑफ बंगाल है, यहां पर ये डेवलप होता है और इस दिशा में बढ़ता है, तो इसको ओशन यानी जो जल है, वाटर है, उस वाटर से इसे वेपोराइजेशन के कारण लेटेंट हीट मिलती है, यानी गुप्त ऊष्मा के कारण ही, यानी इसका जो सोर्स है वो क्या है, वाष्प, वो क्या है, वेपर है। और जब ये गर्म सागर के ऊपर बनी, गर्म सागरों के ऊपर बनते हैं और इनको इन्हीं वेपोराइजेशन से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। दैट्स वाई ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो पानी यानी सागर के ऊपर ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और तट तक ही अपनी मारक क्षमता रखते हैं। जैसे जैसे हम तट के अंदर जाते हैं, इनको वेपोराइजेशन यानी इनको जो फ्यूल होता है इनका लेटेंट हीट का वो इनको मिल नहीं पाता है और कोस्ट से अंदर की तरफ ये क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो गर्मी के दिनों में गर्म सागरों के ऊपर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। सीमित एरिया में 200, 400, 500, 1000 किलोमीटर तक के एरिया में बहुत भीषण प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हवाएं यहां पर 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर या कभी कभी उससे ज्यादा भी चलती हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा, उनके चलने के कारण देखा, प्रोसेस देखा। अब हम देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन का इंपैक्ट क्या है, प्रभाव। और प्रभाव हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या इसका इंपैक्ट होता है। एक चीज हम आपको पहले डिस्कस और कर ले, प्रभाव आप वहां समझ जाएंगे कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो तटों पर आते हैं, कोस्ट पे आते हैं, इसीलिए इनका प्रभाव पहला क्या है, तटों पर प्रभाव, यानी सागर तट पर इनका प्रभाव होता है। दूसरी इनकी खास बात क्या होती है, अपार जन और धन की हानि होती है, ठीक है। तीसरा कि इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी बहुत सारा जो निर्माण कार्य है, निर्माण कार्य को क्षति पहुंचती है। सिफर सिम्पसन स्केल याद रख लीजिएगा, सिफर सिम्पसन स्केल में इसे मापा जाता है। जिस तरीके से रिक्टर पैमाने पर हम अर्थक्वेक को मापते थे, तो सिफर सिम्पसन स्केल पे हम इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की इंटेंसिटी, तीव्रता को मापते हैं। तो तटों पर प्रभाव हो गया, जनधन की हानि हो गई, निर्माण कार्य। चौथा जो संचार के साधन हैं, संचार के जो साधन हैं उनको हानि होती है, बहुत दिनों तक संचार व्यवस्था समाप्त होती है, हो जाती है, तार टूट जाते हैं। इसके अतिरिक्त घर, मवेशी, जंगल, इन सभी जगह रहने वाली जो वाइल्ड लाइफ है वो परेशान हो जाती है, उनकी स्थिति कमजोर हो जाती है। बाढ़ आ जाती है कुछ क्षेत्रों में, अल्पकालिक रूप से वृक्ष टूटकर गिर जाते हैं, साथ ही एक बड़ा एरिया अस्त व्यस्त हो जाता है। तो जितने भी आपको इस तरह घर नष्ट हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क टूट जाती है, ठीक है। इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रभाव के लिए
प्रकृति को यह पता है कि अगर सागर है तो सागर में लेटेंट हीट के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जन्म होगा। इसीलिए प्रकृति ने तटीय क्षेत्रों में, यानी कोई इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो तटीय क्षेत्रों में यानी कोस्टल एरियाज में क्या करके रखा है, कोस्टल एरिया में मैंग्रोव्स क्या दिया है, मैंग्रोव वनस्पतियां दिया है। नाम एक बार फिर समझ लीजिए, मैंग्रोव। मैंग्रोव वनस्पतियां क्या करती हैं, मैंग्रोव वनस्पतियां एक बैरियर की तरह काम करती हैं, एक अवरोधक की काम करती हैं, रक्षक का काम करती हैं। और किन क्षेत्रों में ये करती हैं, तटीय क्षेत्रों में अवरोधक का कार्य, और रोकती हैं, इंटेंसिटी को कम करती हैं। किसके, इन चक्रवातों के इंटेंसिटी को कम करती हैं। जड़ मतलब गोलाकार या ऐसी जड़ें जो गोल गोल हो और सागरों में सलाइन वाटर में होती हैं, तटीय क्षेत्रों में होती हैं, ऐसी जो वनस्पतियां होती हैं उन्हें हम मैंग्रोव कहते हैं। पूरे वर्ष हरी भरी रहती हैं और तटीय क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी, वाटर रिचार्ज और उसके अलावा जो इंटेंसिटी है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, उनको रोकने का कार्य करती है। लेकिन हम शुरू से इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है, आधुनिक मानव, वो डिजास्टरस इफेक्ट करता, उसका क्या है, आज जो रोल है वो डिजास्टरस ह्यूमन बीइंग का रोल है। और इसी क्रम में उसने कोस्टल एरियाज पे, चाहे वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, गोवा के पास कोस्टल एरिया में जो वेजिटेशन है उसको डी वेजिटेट किया है, हटाया है, काटा है। और उसी का रिजल्ट है कि जो इंटेंसिटी है कोस्टल एरिया की, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वो तेज होती चली जा रही है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग भी एक फैक्टर है कि तेज होती चली जा रही है इंटेंसिटी, उनकी तीव्रता तेज हो रही है, जो स्पीड है हवाओं की बढ़ रही है। लेकिन वहां पे दूसरा कारण यह है कि उस तीव्र आते हुए चक्रवात के साथ नुकसान यह है, प्रॉब्लम यह है कि तट पे वो अवरोधक, वो बैरियर नहीं है, जिससे इनका जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो ज्यादा विनाशकारी होता चला जा रहा है। इसके बारे में कुछ फैक्चुअल शॉर्ट नोट्स होंगे, वो आपको इसके साथ पीडीएफ टैग किया जाएगा। अब हम आते हैं, डिस्कस करते हैं एक और त्वरित यानी जल्दी हो सकने वाली, एकाएक घटित होने वाली प्राकृतिक घटना पर। एकाएक घटित होने वाली प्राकृतिक घटना में एक और घटना है जिसे हम कहते हैं बिजली का गिरना, जिसे हम कहते हैं लाइटनिंग डिस्चार्ज।